डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। स्वस्थ किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए आपके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ ऐसे विषय लेकर आते हैं जिससे कि हम आपके स्वास्थ्य को और भी ज़्यादा बेहतर बना सके। कोरोना एक बार फिर से धीरे धीरे पैर पसार रहा है और जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2020 और 21 में कोरोना की वजह से हमें काफ़ी अपनों को खोना पड़ा और ये हमें वही यादें ताज़ा कर रहा है। हमारा जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है उसकी ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो ये बताते हैं कि देश भर में अभी फ़िलहाल जो है 4000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं और ये जो इस बार का जो हमारा वेरिएंट है इसका नाम है JN1। तो ये JN1 वेरिएंट क्या है कोविड का और किस तरीके से आप इससे बच सकते हैं, अपने अपनों को जो है बचा सकते हैं, परिवारजनों को बचा सकते हैं, इसके बारे में आज अपने इस स्वस्थ किसान कार्यक्रम में हम ज़्यादा बात करने वाले हैं। तो आपके लिए हम बता दें कि हमारा आज का जो विषय है वो है कोरोना, कारण, लक्षण और बचाव। और इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, आप कोरोना से संबंधित कुछ भी जानना चाहते हैं, क्या लक्षण है, क्या बचाव है, तो आप जो हमारा टोल फ्री नंबर है उस पर आप सीधे हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर्स हैं 1800-113 1800-113-060, 1800-113-061। इसके साथ ही स्वस्थ किसान का ईमेल आईडी भी जो है वो आप लिख सकते हैं swastkisanlive@2024@gmail.com। और इस विषय पर ज़्यादा जानकारियां देने के लिए आज हमारे साथ दो हमारे विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजीव कुमार रसानिया जी। आप डायरेक्टर प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही डॉक्टर विष्णु कुमार गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप CMO हैं मेडिसिन विभाग VMMC एवं सफदरजंग अस्पताल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो कार्यक्रम में बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं भूमि। एक छोटा सा वायरस जिसने साल 2020-21 में पूरी दुनिया को रोक दिया था, वही कोरोना वायरस अब फिर से चर्चा में है। हाल ही में JN1 नाम का नया वेरिएंट सामने आया है। यह ओमिक्रॉन परिवार का ही हिस्सा है, लेकिन इसमें स्पाइक प्रोटीन में एक अतिरिक्त उत्परिवर्तन देखा गया है। यही हिस्सा वायरस को मानव शरीर की कोशिकाओं से जुड़ने और प्रवेश करने में मदद करता है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि JN1 ओमिक्रॉन की तरह हल्का है और ज्यादा घातक नहीं, लेकिन चिंता की बात यह है कि यह तेजी से फैलता है। एक संक्रमित व्यक्ति कई लोगों को बहुत कम समय में संक्रमित कर सकता है। सबसे ज्यादा केस केरल में देखे गए हैं, फिर महाराष्ट्र और उसके बाद गुजरात, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में भी मामले सामने आए हैं। दूसरी लहर के बाद देश भर में वैक्सीनेशन हुआ था। आज भी उसका असर बना हुआ है और जिन लोगों ने बूस्टर डोज ली है वो ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी बहुत मददगार हो सकती है। जैसे भीड़ से बचें, हाथ मिलाने से परहेज करें, बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर का उपयोग करें और छींकते समय मुंह ढकें। अगर किसी को लगातार 3-4 दिन से बुखार, नाक बंद, गले में दर्द, मतली या पाचन से जुड़ी समस्या हो रही है तो बेहतर होगा कि वह RT-PCR टेस्ट जरूर कराए। समय रहते जांच और सतर्कता से ही हम इस संक्रमण पर काबू पा सकते हैं। धन्यवाद। तो अभी आपने देखी हमारी ये विशेष रिपोर्ट और आपको एक बार फिर से बता दें, अपने आज के इस स्वस्थ किसान कार्यक्रम में हम जिस विषय पर जानकारियां हासिल करेंगे वो है कोरोना, लक्षण और बचाव। तो इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है तो आप सीधे हमारे टोल फ्री नंबर्स पे हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर हमारे ईमेल आईडी के ज़रिए सीधे अपने सवाल हम तक ईमेल करके पहुंचा सकते हैं। आइए यहाँ पे बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर रसानिया, सबसे पहले तो आप ही के पास आएंगे। डॉक्टर रसानिया, कोविड एक बार फिर से पैर जो है वो अपने पसार रहा है। 2020 में हमने देखा था लहर के अंदर काफ़ी अपनों को हमने खोया है। इस बार का जो वेरिएंट है JN1 कितना घातक है, क्या बताएंगे इसके बारे में?
देखिए ज्योत्सना जी, धन्यवाद कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। दूसरा, अगर आप देखें जो आपने छोटी सी लघु फिल्म देखी, इसमें काफ़ी हद तक काफ़ी जानकारी इसमें मिल गई है। आपका प्रश्न है कि जो नया JN1 वेरिएंट है वो कितना घातक है। ये जो सबसे पहले SARS-CoV-2 आया था, तो वो उसके अंदर क्या है, ये एक RNA वायरस है। तो इसमें एक बहुत खास चीज़ है कि ये अपना म्यूटेशन बहुत फ्रिक्वेंट करता है। इसमें चेंजेस, काफ़ी परिवर्तन बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं। ओमिक्रॉन जो था, ओमिक्रॉन वेरिएंट, इसी का ही ये सब वेरिएंट है, JN1 स्ट्रेन। इसमें एक और चीज़ है कि जो सीज़न के हिसाब से, हमने विश्व के अन्य देशों में भी देखा, सीज़न के हिसाब से फ्लक्चुएशन नज़र आते हैं। ये जो ओमिक्रॉन का ये वाला स्ट्रेन है, इसमें इतना घातक इतना नहीं है, ये बात सही है, मगर इसमें ज़्यादा बस ये थोड़ा सावधानी जरूरत है, क्योंकि इसमें बीमारी को थोड़ा फैलने में थोड़ा सा ये ओमिक्रॉन का जो JN1 स्ट्रेन है वो, प्लस जो म्यूटेशन फ्रिक्वेंट हो रहा है वो, प्लस लोगों में जो इम्यूनिटी है, वैसे तो वैक्सीन इम्यूनिटी ऑलरेडी लोगों के अंदर है, प्लस जो इन्फेक्शन हुआ था वो इम्यूनिटी भी लोगों के अंदर है, मगर कहीं ना कहीं वो इम्यूनिटी समय के साथ में धीरे धीरे कम हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उसमें इन्फेक्शन के चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं। मगर उसमें एक खास चीज़ ये है कि हमारे जो हिंदुस्तान के अंदर जो 2 तरह की इम्यूनिटी है लोगों के अंदर, एक है नेचुरल इम्यूनिटी जो ऑलरेडी इन्फेक्शन के द्वारा हुई है, दूसरा वैक्सीन के द्वारा इम्यूनिटी जो है, मगर समय के साथ में 6-9 महीने में वो धीरे धीरे थोड़ा कम हो जाती है। तो मगर जो नया इन्फेक्शन अगर होगा भी, उसका विकरालता और उसका जो सीवियरिटी वो थोड़ा कम होगी। इन्फेक्शन हो सकता है मगर उसकी सीवियरिटी थोड़ा कम ही रहेगी, ऐसी हमें आशा है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर गुप्ता, जैसे कि हमने हमेशा कई बार जो है वो सुना भी है कि कोविड तो हमेशा से ही हमारे देश में था। जब आपको खांसी जुकाम होता है, नॉर्मल भी रहता है, तो भी अगर आप टेस्ट करवाएं तो आपका कोविड ही निकलेगा। तो क्या ये बात सच है? कोविड ऐसे हमने कभी 2020 से पहले कभी सुना भी नहीं, ऐसा कोई शब्द कोरोना नाम का हमने कभी सुना भी नहीं। ये जो वेरिएंट है, ये इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्या मतलब कोरोना क्या हमेशा से एग्जिस्टिंग था? क्या नॉर्मल सर्दी जुकाम के लक्षण कोविड के ही हो सकते हैं? क्या बताएंगे इसके बारे में? या फिर जिस तरीके से मौसम में बदलाव है, तो लोग जो है इसको डिफरेंशिएट कैसे करें? देखिए, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, उसमें मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा। JN1.1 जो वेरिएंट है, ये नया नहीं है। ये इसका जो पहला केस जो डिटेक्ट हुआ था, ये हुआ था आपका अगस्त 2023 में लग्जमबर्ग में। इंडिया में जो पहला केस JN.1 का फर्स्ट केस जो डिटेक्ट हुआ था, वो हुआ था दिसंबर 2023 में। उस वक्त ये तकरीबन 40 से 50 देशों में ऑलरेडी फैल चुका था, और दिसंबर 2023 में WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। इंडिया में इसके केस धीरे धीरे बढ़ने लगे, और ये मार्च तक आते आते काफ़ी ट्रांसमिशन इसका काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। और ये JN.1 जो है, ये अभी भी वही वायरस चल रहा है, सिर्फ इसमें क्या हुआ है कि कुछ म्यूटेशंस हो गए हैं। और इस JN.1 का जो सब वेरिएंट है, दैट इज़ NV1.8.1 और LF.7, ये जो सब वेरिएंट हैं ये JN1 के हैं, और ये इस वक्त डोमिनेंट फेज़ में ये हैं। अब दूसरी बात जो आपने पूछी कि क्या कोरोना का हमने नाम पहले कभी सुना था। कोरोना का नाम अगर हम देखें तो हमने पुराने जो लिटरेचर से अगर हम देखें तो कोविड एज ए म्यूटेट होके नए रूप में बाहर आया था। पुराने तरह के जो जितने भी रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं उसमें कोरोना वायरस का नाम आता है, लिटरेचर्स में है, लेकिन क्या है कि किसी ने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, और जब उसका एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो लोगों को उसके सिम्टम्स जो हैं वो भी पता नहीं चले। जब ये पहली बार कोरोना के रूप में बाहर आया और लोगों को इसने इन्फेक्ट करना शुरू किया, तब हमें मालूम चला कि इस तरह का कोई वायरस है। जब ये लोगों को इसने इन्फेक्ट किया तो इसके ऊपर रिसर्च हुई, इसके ऊपर जब रिसर्च हुई तो इसके लिए वैक्सीन बनी, और भी आगे चीज़ें बढ़ती रही। तीसरी चीज़ आपने पूछी कि क्या इसके लक्षण पुराने कोरोना वायरस जैसे ही हैं या किसी जो सीजनल इन्फ्लुएंजा जैसे ही हैं, तो ये बात पहले भी सत्य थी, आज भी सत्य है कि कोविड के जो सिम्टम्स हैं ये पुराने इन्फ्लुएंजा के जैसे ही हैं। शुरुआत में पेशेंट को हल्का सा फीवर, सोर थ्रोट, गले में दर्द होता है, खांसी होती है, जुकाम होता है, उसको स्नीजिंग होती है, बार बार होती है, कई बार होता है कि उसको लूज मोशंस लग जाते हैं, या नोज़िया फीलिंग होती है, वॉमिटिंग हो जाती है, यानी कि GI सिम्टम्स आ जाते हैं। तो ये किसी भी सीजनल फ्लू में ये सिम्टम्स आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं।
अगर हम कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स की बात करें, जैसे कि सेकंड वेव और फर्स्ट वेव के बीच में, या सेकंड वेव कहें, उसमें एक ऐसा फेज था कि कहते थे कि अगर किसी की स्मेल चली गई है या किसी का लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन चला गया है तो वो कोविड होगा। और हम जब उस पेशेंट का टेस्ट कराते थे तो 90% केसेस में वो कोविड पॉजिटिव निकलता था। उसी तरह अगर हम आज की डेट में देखें कि JN1 डॉट में या जो इनके सब वेरिएंट हैं NB1.811 और LF.7, इनके भी क्या कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं? बिल्कुल नहीं। इनके सिम्टम्स वही हैं जो पहले थे, लेकिन अभी कुछ 8-10 दिन पहले एक छोटा सा एक लिटरेचर, एक अखबार की बाइट्स मैंने पढ़ी थी, उसमें ये लिखा था कि अगर किसी को लॉन्ग स्टैंडिंग ड्राई इरिटेटिंग कफ है जो काफ़ी टाइम से ठीक नहीं हो रही है, या फिर उसकी वॉइस में कुछ चेंजेस आ रहा है, यानी कि वॉइस में थोड़ा सा हॉर्सनेस ऑफ वॉइस आ रही है, तो वो एक कोरोना को इंडिकेट करता है। पर क्या इसमें सच्चाई है, क्या तथ्य है, ये टाइम के साथ पता चलेगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ केसेस आएंगे, उनके हम सिम्टम्स की स्टडी करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि क्या वास्तव में ऐसे कोई सिम्टम्स पर्टिकुलरली कोरोना से एसोसिएटेड है या नहीं। जी बिल्कुल। तब तक आप कोविड को किसी भी तरह का पैनिक ना लें, इसे एक सिंपल इन्फ्लुएंजा की तरह मान के चलें, लेकिन स्टे सेफ एंड स्टे प्रोटेक्टेड। बिल्कुल, और आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। इसमें और भी ज़्यादा विस्तार से आपसे ज़रूर जानकारी लेंगे, आपसे भी, डॉक्टर रसानिया से भी। हमारे पहले कॉलर जो है फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, पहले उनका सवाल लेते हैं। हेलो 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 हेलो, विपिन जी, आपका बहुत बहुत आपकी स्वागत आवाज़ नहीं आ है। रही मैम। सागर मध्य प्रदेश से आपने हमें फोन किया, अपना सवाल पूछिए। आवाज़ नहीं आ रही मैम। विपिन जी, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मैं अपना सवाल पूछ लेता हूँ क्योंकि आपकी आवाज़ हम नहीं सुन पा रहे हैं। जी जी, मेरा सवाल एक था कि जो ओमिक्रॉन JN1 के केस है अभी वर्तमान में एक्टिव हैं, 4000 के ऊपर हैं जो बताया अभी ये रिपोर्ट में भी देखा, तो ये सभी ओमिक्रॉन JN1 के ही थे या फिर जो अन्य वायरस भी मतलब फैला था 2021 में सुना था हमने, डेल्टा वायरस, मतलब इसका एक वेरिएंट था डेल्टा करके भी, तो क्या ये सभी JN1 के ही हैं या फिर और भी दूसरे फैल रहे हैं? और इसके अलावा जो प्रिकॉशन हमने पहले अपनाए थे क्या वही हैं या फिर इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी हमें सावधानियों की आवश्यकता है? जी बिल्कुल, डॉक्टर रसानिया क्या बताएंगे आप? दोबारा यही प्रश्न इनका थोड़ा प्रश्न है प्रश्न, कि हाँ। जी, इनका प्रश्न यही है कि जो पहले का कोविड था और जो अब का कोविड है, इसमें क्या फ़र्क है? क्या ये उसी का एक वेरिएंट है? क्या ये उससे ज़्यादा घातक है? और जो उस टाइम पे हमने सारे एहतियात बरती थी, क्या इसमें कुछ ज़्यादा बरतने की आवश्यकता है या उतनी ही रखें? देखिए, इसको विस्तार से ऑलरेडी डॉक्टर गुप्ता ने थोड़ी देर पहले बताया विस्तार से कि ये जो करंट वेरिएंट है, JN1 वेरिएंट जो है, ये उसी का ही एक विकृत रूप, धीरे धीरे जो म्यूटेशन के बाद में चेंजेस ओमिक्रॉन के अंदर आए हैं उसी का रूप है ये। हाँ, इसमें जो है जैसा डॉक्टर गुप्ता ने बताया था कि इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, अपने आप को सेफ रखना है। इसके सिम्टम वही हैं जो पहले थे, मगर उसमें वो सिम्टम की वो विकरालता नहीं है जो पिछले, जो हमने कोविड का सीजन 1 सीजन 2 देखा था, जिसमें काफ़ी सीजन 2 में तो बहुत ज़्यादा मौतें भी हुई थी, वो उस विकराल रूप में नहीं है। उसके वही सिम्टम है जो खांसी जुकाम टाइप के और सर्दी जुकाम वाले सिम्टम होते हैं, वही कि नाक बहना, सर्दी लगना, जुकाम आना, सब उस तरह के सिम्टम वही हैं। साथ में शरीर में दर्द, जो एक वायरल फीवर के सिम्टम होते हैं। इसमें बस अंतर इतना है कि वो चीज़ वही है, मगर समय के साथ में थोड़ा थोड़ा अपने आप को सावधानी बरतेंगे तो उसमें विकरालता इतनी रहेगी। डॉक्टर गुप्ता ने ऑलरेडी इसको विस्तार से कुछ देर पहले सारी विस्तार से बताई इसके बातें। जी बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर राकेश जी शिमला हिमाचल प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से। राकेश जी, आपका बहुत बहुत और स्वागत है। मेरा दो प्रश्न है। पहला प्रश्न मेरा ये है, अगर किसी को कोविड होता है तो उनका पता कैसे चले? क्योंकि गला तो बैठता है, कई बार मेरी मम्मी को बुखार भी है और गला भी बैठता है। और दूसरा प्रश्न ये है कि अगर कोरोना होता है तो उसका क्या बोलते इलाज कैसे करें, और अगर क्या हमें सैनिटाइजर का अभी भी इस्तेमाल करना चाहिए या कि पहले की तरह हमें ये इसको नहीं करना चाहिए, जैसे मास्क लगाते हैं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल अभी भी क्या कर सकते हैं? डॉक्टर गुप्ता क्या बताएंगे इसके बारे में? देखिए, कोविड को डिटेक्ट करने के तरीके पहले भी वही थे और आज भी वही हैं। दो तरह के बेसिकली हम टेस्ट करते हैं, एक तो एंटीजन टेस्ट होता है, एक RT-PCR टेस्ट होता है। एंटीजन टेस्ट की खासियत ये होती है कि ये 2 से 4 घंटे में आपको रिजल्ट दे देता है, तो और RT-PCR थोड़ा सा टाइम लगाता है, 8, 9, 10 घंटे लगाता है, कई बार 1 दिन की रिपोर्टिंग भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। दोनों में अंतर ये है कि
सेकेंड वेव और थर्ड वेव के टाइम पे गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की थी कि अगर आपको किसी तरह के सिम्टम्स हैं, आपको लगता है कि खांसी जुकाम बुखार 2-3 दिन से ज़्यादा का हो गया है, आप किसी कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं या ऑनगोइंग कोविड वेव चल रही है, या आपको लग रहा है कि आपको अनयूजुअल फटीग है, आपको अनयूजुअल बॉडी पेन हो रहा है, या आपका कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, मतलब फ्लू के सिम्टम्स हैं जो आपको लग रहा है कि कुछ अलग हो सकते हैं, तो आप एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं। कोविड एंटीजन टेस्ट करते हैं, ये रैपिड टेस्ट होता है और विद इन 2 आवर इसकी रिपोर्ट हमें मिल जाती है। अगर किसी पेशेंट का कोविड रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो हम उसे कोविड पॉजिटिव पेशेंट मानते हैं। लेकिन अगर पेशेंट का कोविड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आता है तो ये गारंटी नहीं होती कि वो नेगेटिव ही होगा। तो अगर उस केस में पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो सिम्टोमेटिक भी है और उसे डाउट लगता है कि कहीं मैं कोविड पॉजिटिव नहीं हूँ लेकिन एंटीजन टेस्ट तो नेगेटिव आ रहा है, तो उस केस में वो RT-PCR टेस्ट करा सकता है। ये कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। RT-PCR अगर पॉजिटिव आता है, कोविड RT-PCR, तो इससे ये मालूम चलता है कि आप कोविड 100% पॉजिटिव हैं। लेकिन ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली टेस्ट है, रिसोर्सेज ज़्यादा यूटिलाइज करता है। तो आपको ये देखना है कि आपको एंटीजन टेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है या RT-PCR की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये ऑनगोइंग वेव या आगे भी कोई वेव आएंगी, उनके लिए भी यही चीज़ें रहेंगी। बिल्कुल। और साथ ही उन्होंने एहतियात के बारे में भी पूछा था कि क्या जिस तरीके से वो हम सैनिटाइजर यूज़ करते थे, तो डॉक्टर सानिया आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, उसको यदि आप देखें तो जैसे यदि आपको याद हो, पहले भी जब कभी हम बताते थे हाथ धोने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, सैनिटाइजर कैसे यूज़ करना है, कभी भी किसी भी मरीज के यदि संपर्क में जिसको लग रहा है कि थोड़ा संभावित मरीज है जिसको भी, तो उसके लिए आपको एक तरीका पहले भी बताया जाता था कि हाथ किस तरह साफ करने हैं। वो तरीका वो विस्तार से थोड़ा बाद में बताएं या भी बाद में बताएंगे क्योंकि अभी हमें ब्रेक भी लेना है। हाँ, थोड़ा ब्रेक मेरे वो मुझे अगर आपको ब्रेक लेना है तो उसको विस्तार से बताएंगे थोड़ी देर में, ठीक है जी बिल्कुल। तो मास्क कैसे पहनना है, कैसे हाथ धोना है, वो विस्तार से आपको बताते हैं। बिल्कुल। तो किस तरीके से आपने एहतियात बरतनी है इसके बारे में हम जानेंगे ब्रेक के बाद। कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ के साथ। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। कैरेट में जो मक्का पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना के बारे में, इसके लक्षण क्या है, इसके बचाव क्या है, जो नया वेरिएंट है JN1, इससे किस तरीके से जो है वो आप इसके साथ एहतियात बरत सकते हैं और अपनी जो जीवन शैली है उसको आगे आसानी से बढ़ा सकते हैं। हमारे पास हमारे अगले कॉलर मौजूद हैं नंदस्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। उनका फोन लेते हैं। हेलो नंदस्वरूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल नमस्कार सर, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि 2 गज की दूरी, मुख पे मास्क जरूरी, चाहे जो हो मजबूरी, तो ऐसी दशा में जो हम भीड़ भड़के से अवॉइड करते हैं, नहीं जाते हैं। इसके अलावा जो अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार हो गया, कोरोना पॉजिटिव हो गया है, तो उसको हमको खुले स्थान पे रखना चाहिए कि बंद कमरे में? अगर छींकता है तो बंद कमरे में रहेगा तो पूरे कमरे में वायरस रहेंगे, खुले में रहता है तो हवा में उड़ जाएंगे, तो हमको किस स्थान पे उसको रखना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। जी डॉक्टर सानिया क्या बताएंगे? जी मिश्रा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। बल्कि ये प्रश्न मेरे बहुत लोगों का हो सकता है कि हो ये प्रश्न कि यदि आपके घर में कोई मरीज हो जाता है जिसको लग रहा है कि कोविड का मरीज हो गया, तो उसको कहाँ रखना है, कैसे रखना है। एक वर्ड यूज़ किया था, उसको बोलते हैं आइसोलेशन। यदि आपको लग रहा है कोई व्यक्ति इसको इन्फेक्शन लग रहा है कि कोविड पॉजिटिव हुआ है, तो उसको एक तरीका है, यदि उसकी तबीयत इस तरह की है कि वो अपने घर पे रह के अपने आप को इलाज करना चाहता है, अपने घर पे रह के ठीक करना चाहता है, तो उसको किसी कमरे में, एक साफ हवादार कमरे में जिसमें लोगों का ज़्यादा आवागमन ना हो, उस कमरे में उसको रखना होगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो व्यक्ति जिसको हुआ है वो हमेशा अपने चेहरे पर मास्क लगा कर रखेगा। उसके कमरे में यदि कोई व्यक्ति आता है तो उसको भी थोड़ा सेफ डिस्टेंस, थोड़ा दूरी रखनी है, मास्क लगा कर आएगा वो। यदि उसकी कोई चीज़ उससे छूता है तो अपने हाथ को धोना है, प्लस उसके घर में जितना भी जहाँ जहाँ उसके हाथ जहाँ कहीं लग रहे हैं उस जगह को सफाई रखना है उसके अंदर।
तो ये बहुत जरूरी है। मास्क कैसे लगाना है, उस व्यक्ति को कैसे लगाना है, ये कुछ एक चीज़ें जो पिछले जब कोविड हुआ था तो ये कुछ एक चीज़ें जो ऑब्जर्व की थी लोगों के, हमने देखा था कि कितना मास्क के एटिकेट भी बहुत कॉमन चीज़ जिसको लोगों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। देखिए 3 तरह के मास्क होते हैं जो अवेलेबल होते हैं। एक तो है N95 मास्क जो होता है, ये कि मास्क का जो N95 मास्क, दूसरा है साधारण मास्क है ट्रिपल लेयर मास्क जिसको बोलते हैं। तो और तीसरा जो कुछ लोग अपने घर पे एक मास्क लगा लेते हैं, हैंकरचीफ या कुछ तरह की चीज़ लगा लेते हैं। मगर इसमें एक चीज़ खासतौर से ध्यान रखनी है कि मास्क लगाने का तरीका भी ज़रूरी है जानना लोगों को, कि जब भी मास्क लगाएं तो जैसे आपने ये इस तरह से मास्क लगाया, एक ऊपर इसके अंदर बांध दिया इसको टैग और दूसरा नीचे बांध दिया, ठीक। बहुत बार जो देखा पहले लोगों को हमने, वो क्या करते हैं कि नाक, इसके ऊपर जो क्लिप है उस क्लिप को बांधना है, अच्छी तरह दबाना है इसके अंदर। कई बार लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे या इस तरह से रखते हैं, नाक उनकी खुली हुई है। यदि आपकी नाक खुली हुई है तो वो आपके लिए तो नुकसानदायक है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप सारे जो सब जगह का वातावरण की गंदगी अपनी नाक में ले रहे हैं। तो हमेशा नाक को ढकें, नाक को ऊपर ढक के रखें इसको पूरी तरह से। कुछ लोग मैंने देखा है कि पिछले उसमें उसको इस तरह से जब बात करनी हो तो उसको ऐसे रख लिया और जब खाली टाइम हुआ फिर दोबारा उसको नाक पे ऐसे लगा लिया। बहुत गलत है ये। और इसको भी उतारने का तरीका है कि जब भी उतारें तो हमेशा पहले नीचे वाला पोर्शन नीचे वाला उतारें और फिर ऊपर वाला उतारें और फिर खोल के इसको उतार के, इसको ऐसा नहीं, कुछ लोगों में मैंने देखा उसको इस तरह फोल्ड करके अपनी जेब में रख के फिर दोबारा यूज़ कर लेते थे। ये रीयूजेबल नहीं है। इसको एक बार यूज़ करने के बाद इसको वेस्ट करना है, इसको फेंकना है, इसको दोबारा से इस्तेमाल नहीं करना है। नंबर 1 चीज़। दूसरा, यदि एक बार इसको इस्तेमाल किया, इसको 8 घंटे से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। यदि ये गीला हो गया या पसीने से या छींक से किसी चीज़ से गीला हो गया, इसको तुरंत डिस्कार्ड करना है। और डिस्कार्ड करने का तरीका भी ऐसा नहीं कि उसको लेके कहीं भी डाल दिया, इसको किसी पेपर के अंदर डाल के, इसको काट के डाल के, या सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन उसमें इसको डिप करके इसको रख के तब इसको डिस्कार्ड करना है। तो ये चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है कि। और दूसरा, यदि फिर भी यदि आपके घर में कोई चीज़ और उपलब्ध नहीं है और फिर भी कहीं खुले में आपको लग रहा है कि आपको छींक वगैरह आ रही, तो हमेशा एक तरीका ये है कि जब छींक है तो अपने हाथ को इस तरह से करके, ताकि उसकी जो आपके छींक है दूसरे लोगों की तरफ ना जाए। ये थोड़ा कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना है आपको जी। इसी के साथ एक प्रश्न मेरा और है आपसे, लेकिन पहले हमारी एक कॉलर हैं अमर कौल जी, वो देहरादून से मौजूद है फोन लाइन पर। पहले उनका सवाल लेते हैं। हेलो 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 अमर जी, अमर कौल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने टीवी की आवाज को पहले बिल्कुल बंद कर दीजिए जल्दी से, फिर आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए। मेरा नाम अमर कौर है जी, उम्र 70 साल जी। उम्र 70 साल है। जो मेरा गला खराब है 1 महीने से, ठीक है। आवाज ठीक नहीं आ रही जी, आवाज, गले की आवाज में फर्क पड़ गया, ठीक है। ते कोविड टेस्ट भी कराया और नेगेटिव आया, ठीक है। 70 साल उम्र है, तो मुझे खांसी भी रहती है, बलगम वाली खांसी, ठीक है। पीला बलगम या सफेद बलगम? खाए या कुछ फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। डॉक्टर गुप्ता, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी 7-8 दिन पहले जो मैंने लिटरेचर पढ़ा था उसमें इसी तरह के सिम्टम्स मेंशन किए गए थे जो कोविड को सस्पेक्ट करते हैं। आपका गला खराब है, 1 महीने से, 1 महीने से आपका गला खराब है, आपकी आवाज़ में थोड़े बदलाव आए हैं और आपको ड्राई इरिटेटिंग कफ है, मतलब जो आपको परेशान कर रही है वो आपको, ये तीनों सिम्टम्स हैं। तो ये कोविड हो भी सकता है, मैंने ये कहा है हो भी सकता है, कंफर्म नहीं कहा है। फिर आपने एंटीजन टेस्ट करा लिया है, टेस्ट भी करवाया, वो भी ऑलरेडी आपने एंटीजन टेस्ट करा लिया है, वो नेगेटिव है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कोविड हो सकते हैं, क्योंकि आप 70 साल की एज ग्रुप में आते हैं, कोमोर्बिड कंडीशंस आपके साथ होंगी, तो मेरी सलाह यह है कि आप एक बार RT-PCR टेस्ट करा लें। अगर आपका RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आता है तो फिर आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपको कोविड नहीं है। तो अभी फिलहाल के लिए डॉक्टर हसानिया, इनको क्या करना चाहिए? क्या आइसोलेट हो जाना चाहिए? देखिए जैसा डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि एक तो RT-PCR करा लें, अपनी जांच करा लें, दूसरा साथ साथ किसी गले के डॉक्टर को भी दिखा लें, हो सकता है गले के अंदर कोई तकलीफ और हो। बिल्कुल जी जी, ठीक है, एक्सरे करा के देख लें। यदि डॉक्टर, एक बार डॉक्टर से सलाह ले लें, हो सकता है गले में कुछ और तकलीफ हो, गले के डॉक्टर को पास दिखा के
या एक्सरे करा के, अगर वो डॉक्टर बताए एक्सरे करा, हो सकता है कुछ और तकलीफ हो उनको। मगर हर खांसी, जुकाम, बुखार या आपका गला खराब होना या आपकी वॉइस का चेंज होना, ये कोविड नहीं बताता, इसके अदर कॉजेज भी हो सकते हैं। तो बेटर ये रहेगा कि आप नियर बाई कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है आपके आसपास, उसको दिखा के उसकी सलाह लें। ठीक है डॉक्टर रसानिया, एक प्रश्न मास्क से संबंधित और था मेरा। आपने एक N95 भी जो है वो मास्क दिखाया था। इसमें कई बार लोग क्या कहते हैं कि मास्क जो है वो ये महंगा आता है और इसी को वो रीयूज़ करते रहते हैं। N95 का किस तरीके से यूज़ करना चाहिए? कई बार हमने पहली वेव में, दूसरी वेव में एज अ रिपोर्टर हमने भी ये देखा था जब हम बाहर जाते थे कि लोग इसको सैनिटाइज करके और फिर इसका इस्तेमाल कर लें। कभी नहीं, वही मैं जानना चाह रही हूँ। कभी नहीं। ध्यान रखिए कि ये N95 मास्क जो है, एक तो लोगों को इसके अंदर खासतौर से मैंने देखा लोगों को बहुत वो करते हैं, बार बार इसको लेके नाक से नीचे उतार दिया और जब जरूरत पड़ा तब लगा लिया। वो कभी नहीं करना है। कोई भी मास्क 8 घंटे से ज़्यादा नहीं, और यदि वो गीला हो गया है या उसमें छींक या पसीने से अगर वो उसके अंदर कुछ सीलन आ गई है तो उसको तुरंत डिस्कार्ड करना है। इसको ये रीयूजेबल नहीं है, इसको दोबारा यूज़ नहीं करना है, इसको ये लेके स्प्रे करके दोबारा से यूज़ नहीं करना है। ये थोड़ा ध्यान रखिए कि ये और बल्कि आपकी बीमारी बढ़ाने का कारण हो सकता है। तो ये बिल्कुल नहीं ये करना है कि इसको ऐसे रीयूज़ करें। देखिए, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। आपने मास्क लगा रखा है प्रिवेंटिव कॉज के लिए, एक बार आपने मास्क पहन लिया और एक बार मास्क आपने उतार दिया तो वो रीयूज़ नहीं करना। N95 और जो ट्रिपल लेयर मास्क होते हैं उनमें सिर्फ फ़र्क ये होता है कि दोनों के अंदर फिल्टरिंग की कैपेसिटी अलग अलग होती है। N95 ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, जो ट्रिपल लेयर मास्क, सर्जिकल मास्क होते हैं, वो फिल्टर कम करता है। तो दोनों का काम सेम है, एफिकेसी डिफरेंट है। तो आपने अगर कोई मास्क लगाया है और अगर आप उस मास्क को किसी भी कारण से उतारते हैं तो फिर वो मास्क को रीयूज़ नहीं करना है, किसी भी कंडीशन में नहीं रीयूज़ करना। और स्पेशली अगर वो सोक हो गया है या उसके अंदर कोई गीलापन आ गया है या पानी में भीग गया है या आपने उस पर सैनिटाइजर छिड़क दिया है, तब तो बिल्कुल ही नहीं करना है। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर नागेंद्र सिंह नेगी जी मंडी हिमाचल प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर, उनका लेते हैं सवाल। हेलो 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 नागेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? शायद उनके साथ जी शायद संपर्क जो है वो उनके साथ हमारा नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर डॉक्टर रसानिया, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि हर बार हम देखते हैं कि जब भी कोई फेस्टिवल टाइम आने वाला होता है या न्यू ईयर आने वाला होता है और सडनली एक कोरोना की वेव आ जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्या ये बदलते मौसम की वजह से होता है या लोगों को एहतियात बरतना सिखाने के लिए होता है? क्या बताएंगे? देखिए, ऐसा है, ये जो पिछले 2-3 सालों में विश्व के अनेक देशों में ये सब देखा गया कि ये जो कुछ ट्रेंड आ रहा है, जो किसी तरह कोविड या कोविड के नए स्ट्रेन के रूप में, जैसे सिंगापुर में कुछ स्टडीज़ हुई, सिंगापुर में हर 6 से 9 महीने में एक नया उसका स्ट्रेन टाइप का आता है और उसमें फिर पीक बढ़ जाता है। हमारे देश में भी पिछले, अगर उसको देखें आप, पिछले 9 या 10 महीने के बाद में एक नया स्ट्रेन टाइप की चीज़ आती है। उसके कई सारे फैक्टर हैं, जैसे मैंने बताया, एक तो इम्यूनिटी थोड़ा लोगों की इफेक्ट करती है, दूसरा सीजनल वेरिएशन जो सीजन के हिसाब से कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता है, दूसरा तीसरी चीज़ ओवर क्राउडिंग। हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अब क्राउडिंग ओवर क्राउडिंग भी इफेक्ट करती है बहुत हद तक। तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं सीजनलिटी उसके अंदर एक पीक उसका कभी कभी ऑब्जर्व हो रहा है। पिछले कुछ 4-5 साल की जो स्टडीज़ हुई हैं, तो 3-4 साल में जो हुई हैं, वो विश्व के हर देश में इस तरह की चीज़ें हैं कि लगभग 6 से लेकर 9-10 महीने में एक नया पीक किसी न किसी रूप में निकल कर आ रहा है। बिल्कुल। हमारे साथ नागेंद्र सिंह नेगी जी दोबारा से जुड़ गए हैं मंडी हिमाचल प्रदेश से। आइए उनका स्वागत करते हैं और सवाल लेते हैं। हेलो 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 नागेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। फिर से आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी, सवाल पूछिए। हेलो नागेंद्र जी, टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए, सवाल पूछिए। मैडम, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी। जी, सवाल पूछिए अपना। आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। आप सवाल पूछिए, हमें आपकी आवाज मिल रही है। हेलो, हाँ मैडम, अब आ रही है जी। जी जी, पूछिए। जी जी मैडम, मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ पर जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स, वैद्य वगैरह ये जो कहते हैं कि ऋतु परिवर्तन के साथ जो खांसी, जुकाम, बुखार, इन्फ्लुएंजा वायरस इस तरह के होते हैं, तो इसमें कम मात्रा में ब्रांडी, देसी या विदेशी शराब लेने से जो है वो गर्म पानी के साथ पीने से बॉडी सैनिटाइज हो जाती है, गला से लेकर के नीचे तक जी। तो ये कहाँ तक उचित बात है और
इसमें कितनी सत्यता है, क्योंकि इस बात को विशेषज्ञ डॉक्टर तक कहते हैं जी, और खुद भी वो ऐसा ही करते हैं। जय हिंद। जी डॉक्टर गुप्ता, शराब का सेवन तो बिल्कुल ही वर्जित है, वैसे भी करना ही नहीं चाहिए, लेकिन जैसा कि उन्होंने पूछा है प्रश्न तो हम इसे जरूर शामिल करेंगे। देखिए, शराब का सेवन चाहे वो मेडिकेटेड रूप में है या किसी अन्य रूप में है, अच्छा नहीं होता है। तो जो डॉक्टर रियल डॉक्टर होगा वो कभी भी आपको इस तरह से रिकमेंडेशन नहीं करेगा कि कोई भी डिजीज़ हो, मैं केवल कोविड की ही बात नहीं कर रहा, कोई भी अन्य वायरस डिसीजेज होते हैं उनके अंदर भी कभी भी शराब के सेवन के लिए कभी भी नहीं कहेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि एक्चुअली हम उसको दूसरे एंगल से सोचने लग जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि जो हमने सैनिटाइज़र यूज़ किया उसमें 70% अल्कोहल होता है, और जो हम ब्रांडी लेते हैं या जो अदर अल्कोहल ब्रेवरेज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 30-35% के करीब अल्कोहल होता है। तो लोगों का ये सोचना है कि जब 70% से वो मरता है तो 35% से भी मर जाएगा, लेकिन आपका ये चीज़ सोचना थोड़ा डिफरेंट है। अल्कोहल जो सैनिटाइज़र की तरह यूज़ करता है वो सरफेस डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है, जो सरफेस पे जो बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरस होते हैं उनको मारता है। और जो अल्कोहल होता है, जो आप अल्कोहल जो लेते हैं वो नो डाउट किसी न किसी रूप में वायरसेस को मार सकता है, लेकिन उसके लिए आप ये कहें कि आपको थोड़ा सा सर्दी खांसी जुकाम हो गया है और आपको ब्रांडी ले लेनी है या आपको विस्की ले लेनी है, ये कतई भी सत्य नहीं है। और आपको इस तरह की किसी भी अफवाह पे या किसी भी बात को सुनना नहीं चाहिए और फॉलो भी नहीं करना चाहिए। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए, हमेशा जब भी कभी कोई आपदा होती है उस समय मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारियाँ विभिन्न माध्यम से लोगों के पास में जाती हैं और वो कहीं ना कहीं लोग उन पर यकीन करने लगते हैं। कृपया करके कभी भी कोई आपदा हो, किसी प्रकार की आपदा कभी भी हो, इस तरह की किसी चीज़ पे यकीन ना करें। बिल्कुल, और ये बहुत ही अच्छा जो एक आपने यहाँ से संदेश दिया है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो इस बात को, इस भ्रम में जो है वो आज भी जी रहे हैं कि अगर आपको सर्दी ज़ुकाम है तो आप शराब का सेवन, अल्कोहल कंजम्पशन अगर आप कर लें तो आपकी छाती जो है वो साफ़ हो जाएगी, बलगम जो है वो साफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके की अफवाहों का जो है वो हमें उसको बिल्कुल नकारना चाहिए, ना ही मानना चाहिए, ना ही किसी दूसरे को कन्विंस करना चाहिए मानने के लिए। कार्यक्रम में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ के साथ। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना के बारे में, उसके लक्षण क्या हैं, जो अब नया वेरिएंट आया है JN1, उसके क्या लक्षण हैं, किस तरीके से आप उसका बचाव कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं, और कैसे आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बना सकते हैं, कौन कौन सी एहतियात जो है वो आप बरत सकते हैं, इसके बारे में हम जान रहे हैं अपने आज के इस कार्यक्रम में। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कुछ भी जानना, पूछना, समझना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर्स पे फ़ोन कीजिए 1800-113-060 और 61। लेकिन जब भी आप अपना हमें जो है आप फ़ोन करते हैं, आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, जब भी फ़ोन करें अपने टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद रखें, हम तक आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ तौर पर सुनाई दे पाए, हमारे विशेषज्ञ आपकी समस्या का समाधान कर पाएँ, इसलिए हम बार बार आपसे ये निवेदन करते हैं। और अगर किसी भी वजह से अगर आपका फ़ोन नहीं लग पाता है तो हमारा ईमेल आईडी swasthkisanlive2024@gmail.com लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तुरंत आप अपने प्रश्न ईमेल भी कर सकते हैं अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ। यहाँ पर डॉक्टर रसानी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हैंड वॉश के बारे में भी आपने बताया था कि हैंड वॉश की भी एक टेक्निक होती, किस तरीके से हाथ जो है वो साफ़ कर सकते हैं। सीख तो हमने 2020 में भी लिया था ये, लेकिन मैं चाहती हूँ अब इस बात को हो चुके हैं 4 से 5 साल, तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। देखिए, जैसे मास्क के बारे में बहुत सारी गलत तरीके से लोग जिस तरह यूज़ कर रहे थे, उस तरह से एक हाथ धोने का भी प्रक्रिया है। जब भी कभी हाथ धोए, ये नहीं कि पानी के अंदर हाथ निकाल दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मास्क हाथ धोने के लिए कम से कम 40 सेकंड तक हाथ धोना जरूरी है साबुन से, या अगर सैनिटाइजर यूज़ करें तो उसको कैसे यूज़ करना है, तो उसके लिए बड़ा सीधा से एक बड़ा एक फॉर्मूला है।
SUMANK, सुमंक। मतलब पहले कुछ भी आपको साबुन लिया या कुछ सैनिटाइजर लिया, उसको पहले सीधा हाथ धोया, उसको फिर उल्टा हाथ धोया, SU उल्टा, फिर मुट्ठी और फिर अंगूठा, फिर नेल नाखून और फिर कलाई। तो कम से कम 40 सेकंड तक सीधा उल्टा मुट्ठी अंगूठा नाखून और कलाई सुमंक, ये थोड़ा फॉर्मूला याद रखें। तो ये एक तरीका है, कम से कम उसको 40 सेकंड तक अपने हाथों को धोना चाहिए। सैनिटाइजर अगर यूज़ करें, एक और चीज़ है, कभी भी मैंने एक और चीज़ इस बारे में बताना चाहूँ, सैनिटाइजर अगर आप ये अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज़ करते हैं, अति हर चीज़ की बुरी है। उसको अगर आप बार बार इस्तेमाल करें, कहीं वो भी कई ये पहले कुछ स्किन विभाग में, डर्मेटोलॉजी के विभाग में कई सारे केसेस आए थे, उस दौरान में लोगों के हाथ में कुछ रैशेज या ड्राइनेस टाइप की चीज़ हो गई थी। तो उसको भी इस्तेमाल करना तो नियमित रूप से और एक लिमिटेड मात्रा में ही इसको करना है। बेस्ट है साबुन पानी से उसको हाथ धोएं 40 सेकंड तक, ये थोड़ा ध्यान रखिए। बिल्कुल। और अगर आप कहीं बाहर हैं तो आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। डॉक्टर गुप्ता, सैनिटाइजर के लिहाज से एक सवाल मेरा आपसे ये है, जैसे हम बड़े लोग हैं, हम सैनिटाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? क्या छोटे बच्चों को, क्योंकि अल्कोहल बेस्ड होता है, तो क्या हम छोटे बच्चों को भी सैनिटाइजर का इस्तेमाल करवा सकते हैं? कौन सी उम्र तक के बच्चों से शुरू कर सकते हैं, क्या बताएंगे? देखिए, इसकी कोई डेफिनेट गाइडलाइन नहीं है कि किस उम्र में हम पेशेंट के लिए या इंसान के लिए, चाहे छोटा बच्चा है या बड़ा है, उसकी कोई डेफिनेट उम्र नहीं है कि किस उम्र में हमें स्टार्ट करना है। अगर बच्चा बड़ा कोई भी एक्सपोज हुआ है तो उसको सैनिटाइज कराने में कोई हार्म नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि अगर पॉसिबल है तो सैनिटाइज करने से पहले उसके हाथ आप अच्छे से साबुन से वॉश करवा दीजिए। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी आपको बताया कि 40 सेकंड तक आप साबुन से हैंड वॉश कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है कि और थोड़ी प्रिकॉशन की ज़रूरत है तो आप छोटा माइल्ड सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं। और अगर फिर भी लगता है कि आपको बार बार फ्रिक्वेंटली यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि बच्चा है बार बार यूज़ करेगा, तो आप एमोलिएंट या कोई माइल्ड जो आपके मॉइस्चराइज़र होते हैं उनको भी आप पोस्ट सैनिटाइजर करने के बाद में आप हाथों पे लगा सकते हैं, ताकि जो रैश या आपको ड्राइनेस की समस्या होती है वो नहीं होगी। पर सैनिटाइज़र यूज़ करने की कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है कि किस एज में स्टार्ट करना चाहिए और किस एज में स्टार्ट नहीं करना चाहिए। और जैसे मास्क के बारे में आप क्या बताएंगे? छोटे बच्चे जैसे मास्क नहीं पहन पाते हैं, जब हम उन्हें पब्लिक में लेकर जाएं, किसी क्राउडेड जगह पे लेकर जाएं, बाजार लेकर जाएं, तो छोटे बच्चे को मास्क कैसे पहनाएं, इसके बारे में भी आप दोनों से ज़रूर यहाँ पे जानेंगे। हमारे अगले कॉलर संतोष दुबे जी हमारे साथ मध्य प्रदेश से फ़ोन लाइन पर है, पहले उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हमारे अगले कॉल तो हेलो हेलो। हाँ, मैं डॉक्टर वर्मा जी से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर वर्मा जी से ये पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए जी। संतोष जी, अपना सवाल पूछिए। 3 वैक्सीन लग चुकी हैं, ठीक है। वैक्सीन लगने के बाद भी जो है, क्या ये नई बीमारी घेर पाएगी मुझे? और दूसरा ये, क्या इसके बाद अगर जो ग्रसित हो गए हैं तो भी? जी बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। वैक्सीन अभी और लगेंगी क्या मुझे? चौथा, मेरे को 3 वैक्सीन लग चुकी हैं, और भी वैक्सीन लगेंगी क्या बीमारी के घेरते हैं? जी डॉक्टर गुप्ता क्या बताएंगे? देखिए, मैं वैक्सीन से रिलेटेड आपको 3-4 चीज़ें बताना चाहूँगा थोड़ा विस्तार से। सबसे पहली चीज़ तो है कि आप पैनिक मत करिए, अपना धैर्य, अपना पेशेंस मत खोइए। नई चीज़ है, आने में थोड़ा टाइम लगता है। दूसरी चीज़, होता क्या है कि जैसे ही कोई चीज़ आती है तो सबसे पहले उसकी ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग शुरू हो जाती है। जैसे पहले होता था कि पेट्रोल रात को 12 बजे से 1 रुपये लीटर बढ़ने वाला है, लोग जा रहे हैं जाके अपना टैंक फुल करवा रहे हैं। कल से किसी कमोडिटी की रेट बढ़ने वाली है, आज रात को जाके जितना स्टॉक है सारा लेके आ रहे हैं। तो पहले ये देखिए कि वैक्सीन की क्या ज़रूरत है या नहीं है। दूसरी चीज़, क्या आप उस एज ग्रुप में आते हैं, आप वल्नरेबल एज ग्रुप में आते हैं, आपकी एज 70 से ज़्यादा है या 70 से कम है और आप किसी कोमॉर्बिडिटी से ग्रसित हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है। अगर आपको और लोगों से ज़्यादा ज़रूरत है तो नेचुरल है, आपको वो चीज़ पहले मिलेगी। तीसरी चीज़,
हमने देखा कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे पास दो तरह की इम्यूनिटी है, एक है नेचुरल इम्यूनिटी या इन्नेट इम्यूनिटी, या कहें कि जो हमने नेचुरली एक्वायर की है। ऑलमोस्ट ऑल इंडियंस, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बचा होगा, चाहे बच्चा है या बड़ा है, जिसको कोविड टच करके नहीं गया होगा। तो उस कोविड ने कहीं ना कहीं से आपके शरीर में एक इम्यूनिटी डेवलप की है। दूसरी चीज़, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, जैसा आपने बताया कि ऑलरेडी आप 3 डोज ले चुके हैं, जो 3 डोज आप ले चुके हैं, तो वो उसने आपको एक इम्यूनिटी दी, और ये दोनों इम्यूनिटी मिलके एक तरह से आपकी हर्ड इम्यूनिटी में कन्वर्ट हो गई, या कहें कि कंबाइंड इम्यूनिटी हो गई। तो आपके पास प्रोटेक्शन का लेवल और लोगों से काफ़ी ज़्यादा है। तीसरी चीज़, गवर्नमेंट ने अभी किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन अभी जारी नहीं किया है कि आपको नेक्स्ट डोज वैक्सीन की कब लेनी है या कब वो आपको लगेगी। तो जब तक कोई हेल्थ ऑफिशियल्स या जो हमारे पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट हैं कोई गाइडलाइंस रिलीज़ नहीं करते, वैक्सीन को लेके अपडेट नहीं आता है, हमें किसी भी तरह का पैनिक नहीं करना है। बेटर ये रहेगा कि अगर आपको लगता है कि आप उस वल्नरेबल एज ग्रुप में हैं, या आपको लगता है कि आप उन लोगों में हैं जो कोविड ज़्यादा ग्रसित हो सकते हैं, तो स्टे इंडोर, जितना कोशिश करें आपको क्राउडेड प्लेस जो है उनसे दूर रहिए, सोशल गैदरिंग से दूर रहिए, क्योंकि देखिए कोविड से लड़ने के 4 पिलर हैं, ये पहले भी थे, आज भी हैं। हैंड सैनिटाइजेशन, वैक्सीनेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। ये चारों पिलर जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, आप ओवर क्राउडिंग या इस तरह की चीज़ों में नहीं जाते हैं, आप वैक्सीन आप ले चुके हैं, और आप जो है हैंड सैनिटाइजन टाइम टू टाइम करते हैं, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वेट करिए जब तक कि गवर्नमेंट की किसी तरह की गाइडलाइन रिलीज होती है। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर पुरुषोत्तम जी इस वक्त डोडा जम्मू कश्मीर से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार बोल रहा हूँ, गांव डंडी, तहसील भद्रवा, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर। जी, सवाल पूछिए। ये जो गर्भवती महिला होती है, क्या उसके बच्चे को भी कोरोना हो सकता है? ठीक है जी, क्या बताएंगे डॉक्टर रसानिया, गर्भवती महिला के बच्चे को? कोई भी व्यक्ति, किसी को भी कोरोना हो सकता है, इसके लिए कोई ऐसा कुछ नहीं, कोई एज बार उसके लिए है कि उस एज के लोगों को नहीं होगा। बस एहतियात ये है कि ऐसा कोई एहतियात हर उसकी उम्र को होना चाहिए कि मगर कोविड किसी भी एज में हो सकता है, कभी भी हो सकता है। गर्भवती महिला को भी हो सकता है, बच्चे को भी हो सकता है, बुजुर्ग को भी हो सकता है, हर किसी व्यक्ति को हो सकता है। उनका प्रश्न ये है कि क्या गर्भवती महिला के बच्चे को भी क्या अंदर कोविड हो सकता है? नहीं, अंदर नहीं हो सकता है, अंदर ना, गर्भवती महिला के बच्चे को अंदर कोविड नहीं होगा, मगर यदि गर्भवती महिला को चांसेस हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं कि नहीं हो सकता उसके अंदर। बेसिकली कोरोना जो है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है, ब्लड बॉर्न नहीं है। मतलब आप जैसे गर्भवती महिला के अंदर जो बच्चा है वो जो जुड़ा हुआ है वो नाल से जुड़ा हुआ होता है, तो उसमें जो ब्लड का ट्रांसमिशन होता है उससे कोविड ट्रांसमिट नहीं होता। जी, सांस के माध्यम से कोविड फैलता है, सांस के माध्यम से जो भी व्यक्ति सांस के माध्यम से, छींकने से या किसी माध्यम से या बोलने से जो अगर किसी के संपर्क में आएगा, तो इसलिए तभी हम बोलते हैं मास्क लगा के रखो। मास्क पे ही मैं अपना अगला प्रश्न आपसे वही पूछना चाह रही थी कि छोटे बच्चों को मास्क कैसे पहनाए सर, क्या बताएंगे इसके बारे में? मास्क तो देखिए हर किसी के लिए पहनना आवश्यक है, क्योंकि बच्चे जब खेलने जाते हैं, या अभी तो खैर गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, उसके बाद स्कूल जाएंगे, तो बच्चा जो है वो एक ऐसा होता है इंसान कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को उसमें नहीं रख सकता बंदिश के अंदर। तो किस तरीके से बच्चों को हम एजुकेट करें, जो 2.5-3 साल के, 4 साल के बच्चे हैं, जो छोटे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उनको किस तरीके से हम समझाएं कि आपको ये पहनना है? देखिए, चंचल जीवन जो है बच्चों का, उस चंचल जीवन में बच्चों को उसके अंदर बांध के रखना, कि उनका चेहरा मुंह बांध दो, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर उसमें प्रतिक्रिया स्वरूप वो उसको एक्सेप्ट तो नहीं करते हैं, बात सही है। मगर क्योंकि ये जो कोविड इन्फेक्शन है रेस्पिरेटरी रूप में सांस के माध्यम से फैलता है, तो कहीं ना कहीं आपको बच्चों को थोड़ा धैर्य के साथ में उनको समझाना पड़ेगा कि वो उसका इस्तेमाल करें। देखिए, इसमें एक चीज़ थोड़ी सी मैं छोटी सी ऐड करना चाहूँगा। ये हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में किसी तरह के लक्षण हैं, तो आप उस बच्चे को घर पे रखिए, उसकी 2-4 दिन की छुट्टी करवा दीजिए, रेदर देन टू स्प्रेड दैट डिजीज। जी बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर प्रवीण जी छत्तीसगढ़ से मौजूद है फोन लाइन पर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो जी मैम। जी, सवाल पूछिए।
हेलो। प्रवीण जी सवाल पूछिए, हमें आपकी आवाज मिल रही है। हाँ, मैं प्रवीण का दुबे नवागढ़ से छत्तीसगढ़ से बोल रहा था। जी जी, मेरा सवाल ये है मैडम, अभी ये जो कोरोना है वो कितना खतरनाक है पहले जो आया था उससे, और दूसरा सवाल है जी इससे कितनी सावधानी रखनी पड़ेगी, पहले सवाल। बिल्कुल, तो अभी पहले सवाल और दूसरे सवाल में मेरा दोनों प्रश्न हैं। जी ठीक है, तो डॉक्टर ये कितना खतरनाक है और इसमें और पहले से ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी क्या? ठीक, डॉक्टर गुप्ता, वैसे तो हम अपने पूरे कार्यक्रम में इसी के ऊपर बात करें, लेकिन हमारे कॉलर ने पूछा है तो मैं चाहूंगी कि आप संक्षेप में उत्तर दें। देखिए, अभी जो वेरिएंट चल रहा है JN.1 और जो इसके सब वेरिएंट है, इनको लेके WHO ने वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग रखा हुआ है। मतलब इसकी इन्फेक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा है, ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा है, लेकिन सीवियरिटी और डिजीज़ प्रोड्यूस करने की क्षमता है वो अभी उतनी नहीं है। अगर इसको लेके और हेल्थ एक्सपर्ट जो हैं वो इस पूरी स्थिति पे निगाह रखे हुए हैं। जैसे जैसे इसके सिम्टम्स और निकल के बाहर आएंगे, सीवियरिटी के बारे में भी पता चलेगा, तब हम आपको ये एग्जैक्टली बता पाएंगे कि ये कितना सीवियर है। लेकिन ये पक्का है, ये डेफिनेट है कि इसकी सीवियरिटी उतनी नहीं है जितनी डेल्टा वेव में या सेकंड वेव में जो हुई थी, वो डिवास्टिंग था, वो नहीं है। लेकिन कोई भी वायरस जब नया इवॉल्व होता है तो उसको इवोल्यूशन होने में और फुल ब्लोन डिजीज़ प्रोड्यूस करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वो टाइम अभी आया नहीं है, उस टाइम को आने में अभी वक्त लगेगा। लेकिन तब तक पैनिक ना करें किसी भी रूप में और धैर्य बना के रखें। आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप निभाते जाइए। बिल्कुल। और जैसे 4 चीज़ें बताई थी डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर गुप्ता ने, वो बहुत ज़रूरी है कोविड को स्प्रेड को रोकने के लिए, बहुत ज़रूरी है। उसका थोड़ा ध्यान रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी बनाकर जरूर रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, मास्क का इस्तेमाल करें और रेगुलरली अपने हाथ साफ करते रहें। ये सब चीज़ों का ध्यान करते रहें, मगर पैनिक नहीं होना चाहिए, मगर अपने आप को सेफ रखें, अपने आप को सेफ रखें, अलर्ट रखें, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, कुछ और बातों पे करेंगे चर्चा। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना के बारे में, उसके नए वेरिएंट के बारे में, JN.1, इसके क्या लक्षण हैं, किस तरीके से आप इससे बचाव कर सकते हैं। तो तमाम जानकारियां हम डॉक्टर रसानी और डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे ले रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता, यहाँ पे एक प्रश्न और है मेरा आपसे। जैसे कि हम बार बार ये भी बात कर रहे हैं कि जानलेवा जो है वो ये इतना घातक जो है वो नहीं है जिस तरीके से पहले था, लेकिन जो हमारे मिनिस्ट्री के आंकड़े बताते हैं वो ये है कि देश भर में अभी फिलहाल जो है वो एक्टिव केसेस 4000 से ऊपर है और कुछ जानें भी जो है वो इसके अंदर गई हैं। तो क्या ये सिर्फ कोविड की वजह से है या किसी मरीज को या जिनकी जान गई है उनको कोई प्री एग्जिस्टिंग कोई प्रॉब्लम थी, क्या ये दोनों का कॉम्बिनेशन है? इसके बारे में मैं चाह रही हूँ आप थोड़ा सी क्लियर एक पिक्चर अगर दे पाए तो। देखिए, आज सुबह तक के जो मिनिस्ट्री के डाटा थे वो तकरीबन 59 डेथ अभी तक ऐसी डिक्लेयर हुई हैं जिन डेथ्स में कोविड पॉजिटिव था। पर मैं आपको इसी बैकग्राउंड में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द जो डेथ थी वो सारी डेथ उन लोगों में हुई जो या तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ थे, ओल्ड एज ग्रुप में थे, या जिनको किसी तरह की कोमॉर्बिडिटी थी। और कोमॉर्बिडिटी मोस्टली डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, या कोई किसी को लंग कोई प्रॉब्लम थी, या किसी को लंग कार्सिनोमा था, या फिर किसी को किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज़ था। मतलब जो कोमॉर्बिडिटी थी वो कंपोनेंट काफ़ी ज़्यादा है, कोविड कंपोनेंट कम है। और नेचुरल है कि डिजीज़ में क्या होता है कि जैसे हम 1 और 1 रुपये को अगर जोड़ते हैं तो 2 रुपये बन जाता है, लेकिन डिजीज़ में ये कॉम्बिनेशन 1 और 1 11 हो जाता है।
तो आप ये किसी चीज़ को एट्रीब्यूट करें कि भाई ये डेथ कोविड की वजह से हो रही है, मेरे ख्याल से ये कहना अभी काफ़ी जल्दबाजी होगी। हमें वेट करना चाहिए, लेकिन ये फैक्ट है कि मोस्ट ऑफ द जो डेथ्स हैं वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स में, या जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स थे, या जो कोई अदर कॉम्प्लिकेशंस वाले पेशेंट्स थे, उन लोगों की ही हुई है। बिल्कुल। अब थोड़ी बात कर लेते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हम अपनी इम्यूनिटी को जो है वो बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से अपनी इम्यूनिटी को जो है वो बेटर बना सकते हैं। डॉक्टर सानिया, क्या किसी तरीके का कोई डाइट फॉलो कर सकते हैं या इम्यूनिटी को किस तरीके से बढ़ाएं जिससे कि कोविड का असर या तो ना हो और अगर हो तो काफ़ी कम पड़े? देखिए ज्योत्सना जी, कभी भी व्यक्ति जब बीमार होता है तो उसकी कुछ एक शरीर अपने आप में कुछ प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ करता है कि जैसे भूख कम लगने लगती है, अपने आप कुछ कहीं ना कहीं वो, ये कुछ चीज़ें थोड़ा ध्यान रखें। कभी भी बीमारी किसी भी रूप में भी हो, चाहे वो कोविड हो, चाहे किसी प्रकार का वायरल फीवर हो, कुछ भी हो, उसमें हमेशा खाने पीने पे पूरा ध्यान रखना है, खाना पीना बंद नहीं करना है, नंबर 1 चीज़। दूसरा, आप खाने में अपनी इम्यूनिटी, जैसा आपका प्रश्न है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करें, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फलों, ताज़े फल, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, दालें, ये सब चीज़ें जिससे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। वो बाज़ार की चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करें, बाज़ार का खाना पीना थोड़ा अवॉइड करें, मगर घर की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें। बेस्ट है कि जो आपका नींबू वगैरह, जो इस तरह जो विटामिन सी जिसमें होता है, उस तरह की चीज़ों का सेवन थोड़ा ज़्यादा करें। नींबू, नारंगी, संतरा, मौसमी, ये सब चीज़ जो है इसका सेवन ज़्यादा करें। प्लस फलों का, बाकी जो मौसमी फल होते हैं उनका सेवन करें। ये सब चीज़ों थोड़ा ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी अपने आप थोड़ा बढ़ती है। बिल्कुल जी, मगर खाना बंद नहीं करना है। जी। डॉक्टर गुप्ता, एक प्रश्न मेरा आपसे यहाँ पर और है कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत लोगों के घर में पेट्स भी होते हैं, तो क्या पेट्स को भी कोविड हो सकता है या फिर क्या उनसे कोई वायरस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? देखिए, पेट्स में कोविड है या नहीं है तो मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि जो फर्स्ट वेव आई थी उसमें भी कई लोगों का ये प्रश्न एक था, क्या हमारा पेट कहीं बाहर जाता है, अगर किसी ऐसे इंसान के संपर्क में आता है जिसको कोविड है, तो क्या पेट्स भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? देखिए, ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन तो कहीं मैंने पढ़ा नहीं है कि पेट्स की वजह से होता है, मगर हाँ, पेट्स में अपने आप में कुछ चीज़ें होती हैं जो कि उसकी तरह से बीमारी फैलाने के कारण हो सकती हैं। किसी भी पालतू जानवर के अंदर टिक्स होती हैं, हार्ड टिक या सॉफ्ट टिक। हार्ड टिक या सॉफ्ट टिक में अपने आप में बीमारी फैलाने के कई सारे वायरस होते हैं। टिक टाइफस, टिक पैरालिसिस, टुलारीमिया, एक ऐसे बीमारी होती है जो टिक की वजह से हो सकती हैं। मगर वो पालतू कुत्ता जिसमें आपके घर में है, यदि उसके शरीर पे, जिसको चीचड़ बोलते हैं आम भाषा में, यदि वो है तो वो कई बार बीमारी फैला सकते हैं। मगर कोविड फैलाने, कोविड फैलाने का ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि ये कई बार लोगों को ये भी एक उनके अंदर भी एक सवाल होता है कि भाई हम अपने जो पेट्स हैं उनको बाहर घुमाने ले जाते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी के संपर्क में आए, इसलिए बस मैंने आपसे प्रश्न पूछा था। डॉक्टर गुप्ता, अब आप कुछ और क्या जानकारी देना चाहेंगे इसके बारे में, और किस तरीके से जो है वो एहतियात बरतें और क्या कुछ कर सकते हैं कोविड से बचने के लिए, और ये जो नया वेरिएंट आया है JN.1? देखिए, एहतियात जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कोविड से लड़ने के हमारे 4 पिलर हैं: वैक्सीनेशन, हैंड हाइजीन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। ये चारों नॉर्म्स आपको फॉलो करने हैं। ये चारों नॉर्म्स आप फॉलो करेंगे तो आप इस बीमारी से लड़ पाएंगे। कोविड के साथ हमें जीना सीखना होगा, क्योंकि कोविड अब आने वाले जो टाइम है इसमें एक एंडेमिक रूप में रहेगा और हमारे साथ रहेगा। जैसे और तरह के वायरस हैं, जैसे मलेरिया हमारे साथ रहता है, डेंगू हमारे साथ रहता है, टाइफाइड हमारे साथ रहता है, उसी तरह है जो कोविड है ये भी हमारे साथ ही रहेगा। सीजनल चेंजेस में क्या होगा कि क्योंकि वायरस है, RNA वायरस है, तो इसमें म्यूटेशन डेफिनेटली होगा। जब भी म्यूटेशन होगा तो वायरस एक नए रूप में आएगा। नए रूप में आएगा तो कुछ पेशेंट्स को, जो वल्नरेबल एज ग्रुप है, उनको इफेक्ट करेगा। जी, बिल्कुल। तो उन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो बेटर ये है कि आप प्रिकॉशंस जितना लेके रहेंगे, आप अपना सावधानी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो आपको ये ज़्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल। और इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर सानिया, डॉक्टर गुप्ता, आप हमारे स्टूडियो में आए और JN.1 के बारे में इतनी अच्छी जानकारियां जो है वो आप दोनों ने साझा की। हमारे जो लोग थे उनके भी आपने प्रश्नों का उत्तर दिया, हमारे कॉलर्स के, उसके लिए आप दोनों का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद।
तो आज हमने जो कोविड का नया वेरिएंट है उसके बारे में जाना कि उसके किस तरीके से क्या उसके लक्षण हो सकते हैं, किस तरीके से आपने बचाव करना है। तो घबराने की बिल्कुल भी जो है वो आपको ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ ही आपको हम एक बार फिर से बता दें कि अगर आप हमारे कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो स्वस्थ किसान लाइव 2024@gmail.com यह है हमारा ईमेल आईडी, इसे आप लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और विषय पर जो है वो डॉक्टर से बात करें तो वो भी आप हमें सुझाव भेज सकते हैं। इसके साथ ही अगर आज के कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे, वहां जाकर आप हमारे आज के इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखकर तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारे लाइव स्वस्थ किसान में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन अपना रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।